वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम हफ्ते में प्रोग्राम लेकर आते हैं जिसका नाम है आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। और आप सभी जानते हैं जिंदे हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना झूठ बोलना तो शैतान और हैवान भी जानते हैं। तो साथियों, हम आज बात करेंगे राजनीति के ऊपर, जो है कि राजनीतिक लोग कैसे सुधार करेंगे अपना, क्योंकि दूसरों का सुधार तो बहुत करते हैं लेकिन अपना सुधार बहुत कम लोग करते हैं। तो इसमें हमारे साथ में 3 मेहमान जुड़ रहे हैं आज। तो तीनों के नाम इस तरह हैं। तो हमारे साथ में जो मोहम्मद निसार खान जी, जो एक्स मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ यूपी एंड दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट समाजवादी पार्टी से जुड़े थे। तो दूसरे हैं प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष RUC छात्र संघ पूर्व महामंत्री आजमगढ़। और तीसरे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं जो एडवोकेट मतलूब चंदेल जी हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो तीनों का हमारी स्टूडियो के अंदर आए हैं, तो तीनों का स्वागत करते हैं जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम प्रोग्राम लेकर आते हैं हफ्ते में आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। तो साथियों, आज हमारे साथ में दो हमारे शख्सियत जुड़ी बड़े बड़े जो है अलग अलग पार्टियों से हैं। तो उनका पहले स्वागत करते हैं। उसके बाद में हमारा मकसद क्या है कि जो अंधेरा फैला हुआ ज्ञान का या जो झूठ फैला हुआ पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसको मिटाना है। लेकिन राजनीति के अंदर क्या है, कैसे सुधार हो सकता है, इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो हमारे साथ में 2 मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मोहम्मद निसार खान जी हैं, जो एक्स मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ यूपी एंड दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट समाजवादी पार्टी है। और दूसरे हमारे एडवोकेट मतलूब जी चंदन जी जो है। तो दोनों का स्वागत करते हैं। उसके बाद हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं जी। भाई साहब मोहम्मद निसार खान जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम जी। एडवोकेट मतलूब चंदेल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम जी। आज बात करेंगे हम कि जो हालात बिगड़ रहे हैं, कि ये जो राजनीतिक लोग हैं, राजनीति के बारे में उन्हीं से बात करेंगे जो राजनीति चलाते हैं, जो राजनीति के अंदर हैं, क्योंकि राजनीति के बारे में वही जानते ज्यादातर। तो आज बात करेंगे हम। तो मोहम्मद निसार जी, आप अपने बारे में बता दीजिए, उसके बाद हम सवाल जवाब करते हैं जी। मैं रामपुर उत्तर प्रदेश से हूँ जी। और दिल्ली का इस टाइम प्रेसिडेंट हूँ समाजवादी पार्टी का। उत्तर प्रदेश सरकार में पिछली माननीय अखिलेश जी हमारे मुख्यमंत्री थे, तो मैं खादी ग्राम उद्योग का राज्य मंत्री था जी। और जो भी उत्तर प्रदेश में आती थी वो हम लोग देखते थे जी। एडवोकेट मतलूब जी, आप भी अपने बारे में बता दीजिए पहले, उसके बाद में सवाल जवाब करते हैं जी। मैं मतलूब चंदेल एडवोकेट AIMIM पार्टी उत्तर प्रदेश में एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ पार्टी की कोर कमेटी का। और वर्तमान में एज अ अधिवक्ता भी हूँ, लॉयर भी हूँ, प्रैक्टिशियन इलाहाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कवर करता हूँ सर। जी। मोहम्मद निसार खान जी, जैसे आप देखते हैं कि पार्टियां जो बहुत सारी बनी है भारत के अंदर, और मुझे लगता है कि इतना नुकसान है, पार्टियां जितना नुकसान कर रही है, शायद इतना नुकसान तो ये जो आम लोगों का खर्चा इतना भी नहीं होता है। लेकिन क्या है कि जो मिनिस्टर हैं, जो मतलब ऊपर से लेके नेता हैं, या मतलब जो MLA हैं, जितने भी हैं, इनमें आप थोड़े कड़वे सवाल होंगे। अगर ध्यान रखें, थोड़ा भी सवालों का जवाब अगर दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इसमें आज की तारीख में कितने नेता जो है वो सही काम कर रहे हैं, कितने बिगड़े हैं, कितने सुधरे हुए हैं? निसार खान जी, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, पहले राजनीति होती थी लोगों की सेवा करने के लिए, अब राजनीति हो गई है अपने मकसद हल करने के लिए। लोग सेवा को भूलकर अपने मकसद के लिए किसी भी हद से गुजर जाते हैं। वही आज हमारे देश के अंदर हो रहा है।
आप देख रहे हैं हमारे किसान भाई दिल्ली बॉर्डर पे इतनी ठिठुरती ठंड के अंदर, जो कि आदमी रजाई से बाहर नहीं निकल पा रहा, और हमारा किसान भाई पूरे दिल्ली के चारों तरफ रोडों पे पड़े हैं। जी और आज ऐसी सरकार हिंदुस्तान की जनता ने चुन के भेजी थी इस उम्मीद के साथ कि वो लोगों का भला करेगी, हमारे देश को तरक्की में लेके जाएगी। जी लेकिन वो इतनी तानाशाही पे उतर आए हैं कि बिल्कुल सुनने तो दूर, बात करने को भी तैयार नहीं है। तो ये सिर्फ अपने मकसद के लिए सरकारों में आए हैं और मकसद हल करने के लिए किसी भी हद तक गुजर रहे हैं। जी तो आज राजनीति को गंदा ऐसे लोगों ने किया। राजनीति जो थी, और राजनीति में जो लोग जाना चाहते थे, वो लोग समाज की सेवा करना चाहते थे, वही लोग पहले राजनीति में जाते थे। अब राजनीति का उल्टा मकसद हो गया। अब लोग अपनी सेवा कर रहे हैं, अपने परिवार की सेवा कर रहे हैं, अपने खानदान की सेवा कर रहे हैं, और जो भी करीबी रिश्तेदार हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। उसके लिए ये राजनीति की पूरी तरह से, राजनीति नाम का कत्लेआम कर रहे हैं ये लोग। तो राजनीति का मकसद अब इन लोगों ने बदल दिया है, ऐसे लोगों ने। मतलब गलत आदमी राजनीति में आ गए हैं, इसका मतलब ये है। तो जी। एडवोकेट मतलूब जी, आप बताएं इसके बारे में। मेरा सवाल आपसे भी यही है कि अलग अलग अंदाजा होता है बात बताने का, अलग अलग बात करने का अलग अलग हिसाब होते हैं, हर एक आदमी के ओपिनियन अलग अलग होते हैं। तो आज की डेट में कितने जो राजनेता हैं, इनमें सुधरे हुए कितने हैं और बिगड़े हुए कितने हैं? तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? जो आज के बैठे हैं पार्लियामेंट के अंदर, उसको तो बोलते हैं मंदिर ही बोलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक फैसले, सबसे ज्यादा जो गंदे जो काम करते हैं वो मेरे ख्याल मंत्री करते हैं तकरीबन। तो आप क्या कहना चाहते हैं, मंत्री सुधरे हुए हैं या बिगड़े हुए हैं? इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? मेघराज जी, सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमको मौका दिया आने का, और जो मुहिम आप चला रहे हैं इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि बहुत अच्छी मुहिम है। लोगों की आवाज आप उठा रहे हो और रियलिटी जान रहे हो। अमेरिका से रह के आप इंडिया के हालातों का जायजा लेते हो, बात करते हो, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दूसरा, मैं ये कहूंगा कि राजनीति में अभिशाप कहाँ से लागू हुआ, आप समझिएगा बात को। पॉलिटिक्स जैसा कि अभी निसार साहब ने कहा था, मैं उनकी बात को स्वीकार करता हूं कि सैद्धांतिक पॉलिटिक्स की जाती थी। एक समय ऐसा था कि राजनीति में ईमानदार और सच्चे लोग आते थे, जो वास्तविकता ये थी कि राजनीति में समाज का कल्याण करने की विचारधारा रखते थे। बट आज क्या है, आज राजनीति प्रोफेशनल हो गई है। आज कोई परिवार बात को लेकर चलता है, राजनीति में ज्यादा से ज्यादा रुपए कमाने की अपेक्षा और आशा रखता है। वो अगर विधायकी का चुनाव लड़ता है तो वो अपेक्षा कर लेता है कि मुझे 5 करोड़ खर्च करना होगा। सांसदी का चुनाव अगर वो लड़ता है तो वो 10 करोड़ रुपए खर्च करने की बात करता है, लोगों को पैसा बांटता है, दारू बांटता है। अब आप समझिए कि आप लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनाव लड़ रहा है उसमें आप किस तरीके के हालातों को पैदा करते हैं। आप दारू से भी वोट लेने की अपेक्षा करते हैं, आप रुपए से भी वोट लेने की अपेक्षा करते हैं। तब हालात क्या होते हैं साहब? तब ये होते हैं यही जो राजनीतिक पार्टी। अब प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है कि अगर हम इन ऑफिस नहीं है, अगर मैं सत्ता में नहीं हूं, तो मैं बहुत अच्छी मर्यादित भाषा बोलूंगा, और मैं सत्ता में आ जाऊंगा तो वही काम मैं करूंगा। सवाल ये आता है, सन 2002 में गोधरा का कांड होता है, नरेंद्र मोदी जी पे ये आरोप लगता है कि उन्होंने इस तरीके का गंभीर कांड कराया और देश ने उनको स्वीकार किया। आप समझिएगा लोगों की मानसिकता क्या है। एक प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के रहे हैं, उनके ऊपर एक इतना गंभीर आरोप लगा कि हत्याकांड हुए, हजारों निर्दोषों की जान गई, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट के हाथ में होता है। जब स्टेट वहां पर बतौर चीफ मिनिस्टर मौजूद थे और इतना बड़ा दंगा हो रहा था, जो 3 दिन तक लोगों को मारा काटी की गई, और उसके बाद में उसमें क्लीन चिट मिलती है। जब क्लीन चिट मिलती है तो वही जो आज कांग्रेस चिल्ला रही है, मैं सवाल उस कांग्रेस से भी कर लेता हूं कि 10 साल ऑफिस में रहे, आपकी आवाज बंद हो गई। सत्ता में रही है, उसके बाद आप देखिएगा, आप समझिएगा कि क्लीन चिट मिलती जाती है, न्याय नहीं मिलता। अब जब एक अपराधी बड़ी पोस्ट पर जाएगा तो वो अपराधियों को चुन के ही अपनी पोस्टों को देगा, और राजनीति का क्रिमिनलाइजेशन हो जाएगा। और आज पॉलिटिकल क्रिमिनलाइजेशन हो चुका है। आप देखिए सर, पार्लियामेंट में
पार्लियामेंट में जितने भी लोग हैं उनका रेशो उठाइए, 30 और 40% क्रिमिनल्स है और हार्ड धाराएं लगी हुई है, मतलब गंभीर धाराएं जो आईपीसी में होती हैं, 302 307 जैसे गंभीर मामलों के वो मुलजिम हैं, और उनके बावजूद भी वो पार्लियामेंट में सांसद बने हुए बैठे हैं, विधानसभाओं में विधायक बने हुए बैठे हैं। तो अब सवाल ये आता है कि जहां पैसा इन्वॉल्व हो गया, पॉलिटिक्स में पैसा और पावर, यार ये बात तो बड़ी क्लियर है कि पॉलिटिक्स से पावर मिलता है, और पॉलिटिक्स से इतना पावर मिलता है कि माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अब जब सांसद थे तो वो ये कहते थे कि मुसलमानों की औरतों का कब्र से निकाल कर रेप किया जाएगा। आप समझिए पॉलिटिकल भाषा क्या थी, आप समझिए राजनीतिक लैंग्वेज क्या थी, आप समझिए राजनीतिक विचारधारा क्या थी। उसके बाद उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाता है और भारतीय जनता पार्टी बनाती है। तो इट इज गोइंग टू बी क्रिएट द क्रिमिनलाइजेशन इन ऑल ऑफ द इंडिया। तो आज वो क्रिमिनलाइजेशन की स्थिति में क्या हुआ कि जो लोकतंत्र था वो तानाशाही में परिवर्तित हो गया। कहीं ना कहीं पर विपक्षी पार्टियों का भी रोल ऐसा रहा है, कहीं ना कहीं पर इनका सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। अगर एक क्रिमिनल्स को ज्यादा ही सपोर्ट मिलेगा तो क्रिमिनल्स सत्ता भी हत्या लेगा, पावर भी हत्या लेगा, उसके बाद आप बाहर बैठ कर रोएंगे तो क्या क्या होता है, किससे क्या निष्कर्ष निकलने वाला है साहब? जी, पहली बात तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप सभी को कि इसमें जो मतलब गुंडे लोग हैं, इनको माननीय लगाना भी गलत बात है, क्योंकि अगर माननीय भी लगा रहे, गुंडा भी कह रहे हैं उसको, तो दोनों चीज हजम नहीं होती। तो ये गुंडों के भी गुंडे, हजार गुंडे भरे, जब जाके एक गुंडा पैदा हुआ है। आप मेघराज भाई, हमारी मजबूरी कर दी इस लोकतंत्र में। हम यही तो बताना चाहते हैं कि अगर आप किसी गुंडे को बड़ा पदाधिकारी बनाओगे तो मेरी मजबूरी है, मुझे उसे पद के लिए सम्मानित करना पड़ेगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं पे लोकतंत्र की एक प्रॉब्लम है कि वो ऐसे लोगों को इतने बड़े पद पे भेजता है। मुझे तो पद का सम्मान करना है, व्यक्ति की विचारधारा तो मैं बता रहा हूं, पद सम्मानित होता है, क्या करूं, मजबूरन माने नहीं बोलना पड़ेगा साहब आपको। नहीं, हम दोनों के गुंडे बोलते हैं। सबसे बड़ा जो है ना, एक गुंडा मोदी भी है, इससे बड़ा गुंडा अमित शाह है, उससे छोटा गुंडा ये है जो इसका नाम लिया अभी आपने, योगी तो नहीं है, ऐसे मूर्ख आदमी पता नहीं कहाँ से बैठे हैं आगे, जो इनको बोलने का पता नहीं है इनको। वो जैसे आपने जो बताया इनके बारे में कि जो जैसे इन्होंने बोला था कि इतने कब्र में से निकाल के बलात्कार करने, ये गुंडों की लैंग्वेज है, इनसे आदमी की लैंग्वेज नहीं है। तो मैं साथियों बताना चाहता हूं, मैंने इसमें लिंक सेंड किया, लिंक दिया इसमें, जो अपना जो प्रोग्राम हमारा लाइव जा रहा है फेसबुक पर, उसमें लिंक दे रखा है जूम का। अगर कोई भी जुड़ना चाहता है इसमें जुड़ सकता है, इसमें डाउनलोड करके। तो वही साहब इसमें मोहम्मद निसार खान जी, जैसे हम देखते हैं कि ये लोग, ये जो नेता हैं, नेता बनने से पहले बहुत सारे लोगों से वादे करते हैं, बहुत सारा कुछ करते हैं, और उनके यहाँ तक कि बहुत सारे बर्तन भी साफ कर लेते हैं जाकर। जैसे संपत पात्रा, ये उनके घर में जाकर रोटी भी खाया किसी के घर में जाकर, और फिर बाद में जाकर, मतलब इनका ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे हैं जो नेता, उनसे वादे करते बहुत बड़े बड़े, लेकिन जैसे ही पदवी मिल गई है तो उनकी तो मुड़ के देखते भी नहीं है, और वादे तो दूर की बात पूरा करने की उनकी कदर भी नहीं करते हैं। इसके पीछे क्या कारण समझते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, अभी हमारे साथी वकील साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। मैंने पहले भी कहा, राजनीति की परिभाषा पूरी तरह से बदल गई है। खास करके बीजेपी के लोगों ने ये अपने मतलब और मुफाद के लिए किसी भी हद से गुजरते हैं, चाहे वो संबित पात्रा हो, चाहे मोदी हो, चाहे अमित शाह हो। अब अमित शाह को ले लीजिए, जिस आदमी के लिए पहले तड़ीपार किया गया, परमिशन नहीं थी उनके लिए अपने राज्य में घुसने की, और उसके बाद उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है, आज गृह मंत्री बनाया जाता है। आज हालात ये है कि अगर कोई विपक्षी पार्टी खुल के विरोध करती है तो उसके पीछे लोग ईडी, सीबीआई, जो भी इनकी जो अपने अंडर ले ली है, जिस तरह से इन्होंने सारी सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, आजकल कोई फैसले भी अगर कोई चाहे कि हम माननीय अदालत में जाएं और अपनी बात रख दें, वहां पर भी दिक्कतें आ रही हैं। जी, तो धमका के काम कर रहे हैं, जो कि हिंदुस्तान के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया में अगर सबसे मजबूत लोकतंत्र है तो हमारे देश का है। लेकिन इन्होंने लोकतंत्र का कत्लेआम कर दिया पूरी तरह से। आज हम लोग सोचते हैं कि हम अपने देश में रहकर अपनी बात नहीं रख सकते। आज अगर हम अपनी बात रखना चाहते हैं, यहाँ की मीडिया तो पूरी तरह से हो गई है, कोई निष्पक्ष बात नहीं करता। अगर एक आध चैनल है एनडीटीवी जैसे, अगर वो निष्पक्ष करना चाहते हैं तो कभी उनके
अरेस्टिंग कर दी जाती है उसके मालिक को, उनके पत्रकारों को, उनके जो भी इनके साथ में हो रहा है, लेकिन आज विपक्ष भी अपनी बात नहीं रख पा रहा है। तो मैं तो कहना चाहता हूं, अगर ये उसमें गलती हमारे लोगों की भी है, खास करके जो सत्ता में पार्टी बैठी 2014 में, कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी। जी। मोदी गुजरात से आए, आने के बाद उन्होंने कांग्रेस को जम के लताड़ा, कभी खूनी पंजा कहा, कभी सोनिया जी के लिए मोम की गुड़िया कहा। तो ये लोग पूरा मौका देते रहे। अगर कोई आदमी तुम्हें गाली दे रहा है और तुम सत्ता में है, तुम्हारे पास पावर है, आज जो इस्तेमाल बीजेपी कर रही है वो इस्तेमाल ये भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पूरा मौका दिया। और आज मौका दिया तो अब रो रहे हैं बैठ के। अब क्यों रो रहे हो भाई? जब आपने पूरा मौका दे दिया कि तुम आओ, पूरी रैलियों का मौका, पूरी गाली देने का मौका, चुन चुन के पानी पी पी के बीजेपी गाली दे रही है, खास करके मोदी, और इन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि पलटवार भी ढंग से नहीं कर पाए लोग। आज आप कहना चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे देश का ना, अरे नाश कैसे हो रहा है? तुम लोग बोलने वाले नहीं, तुम लोग मजबूत होके बोल नहीं पा रहे हो। विपक्ष पूरी तरह से कमजोर है। कांग्रेस पार्टी 60 साल तक हिंदुस्तान में राज किया। अगर ये चाहे सारे विपक्ष को लेकर, निसार खान जी, एक मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो मुस्लिम भाई हैं ये इसको हिंदुस्तान ना बोले। हिंदुस्तान ये इसको मोहन भागवत का सपना है, उसको तो नहीं पूरा होने देंगे हम। तो ये भारत है, वो तो भारतीय ही इसको बोले, क्योंकि हिंदुस्तान तो एक हिंदी हिंदुस्तान की बात करते हैं, उसके ऊपर तो केस कराएंगे आने वाले वक्त में। जब वो अभी किरण यादव पकड़े गए यहाँ से, अब देखा होगा अपने जेल में भेजा उसको इस पर भेजा कि उन्होंने सिर्फ एक धार्मिक भावना उनकी कोई बात कर दी होगी धार्मिक, जो कि बात गलत है उनकी, उसके ऊपर को जेल भेज दिया। लेकिन ये मोहन भागवत कि हिंदुस्तान में रहने वाले सब हिंदू हैं, तो ये सदी के लोगों के साथ में भावना के ऊपर खेल करता है। इसके ऊपर तो बहुत सारे केस पड़ने चाहिए। तो आप बताएं भारत इसको भारतीय कह रहे मेरे हिसाब से तो अच्छा रहेगा। देखिए, हम लोग सब भारतीय हैं और भारतीय रहेंगे। हमारे खून के अंदर, हमारी रग रग में हमारे देश से मोहब्बत सारे भारतीयों के अंदर है जी। और आपके अंदर भी वो मोहब्बत है, क्योंकि आप विदेश में बैठे हैं, वहां कारोबार कर रहे हैं, लेकिन आज आपको मोहब्बत है तब हमारे लोगों से आप जुड़ते हैं, हमारी भावनाओं के लिए सुनते हैं, हमारे देश के हालात को सुनते हैं। तो यहाँ पर हर भारतीय यही चाहता है कि भी हमारा देश तरक्की करे। चाहे आप बाहर रह रहे हैं, बाहर रह के भी यही दुआ करते हैं कि हमारा देश तरक्की करे जी। लेकिन तरक्की तो इन्होंने पूरी तरह से रोक दी देश की। आज हालात इतने खराब हो गए हैं, ये सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। जैसे अभी पश्चिम बंगाल का ले लीजिए जी, वहां पर ये लोग अपने ऊपर पत्थर खुद ब खुद पत्थर फेंकवाते हैं और उनके ममता जी के ऊपर ये आरोप लगा देते हैं लगातार, और उनके एक एक करके सारे लीडरों को तोड़ के, चाहे धमका के, चाहे लालच देकर, चाहे ईडी की धमकी देकर, सीबीआई की धमकी, सारे लीडर को तोड़ रहे हैं। तो ये क्या राजनीति है भाई? ये राजनीति कौन सी? आप सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। अभी हमारे साथी वकील साहब ने कहा, आपने गुजरात में इतना बड़ा कांड कराया, गोधरा कांड करा के हजारों की तादाद में आपने लोगों को मरवा दिया, और उसके बाद आज आप देश के प्रधानमंत्री बन गए, और उसके प्रधानमंत्री बनने के बाद भी आप हक की बात नहीं करते। आपके लोग सरेआम गाली बकते हैं, कुछ भी नहीं। अगर दूसरा कोई आपके खिलाफ जरा भी बात बोल दे तो उसको आप जेल में भिजवा देते हैं। भाई ये क्या तरीका है? राजनीति किस मोड़ पे हमारे देश को लेके जा रहे हो आप लोग? भाई पूरा देश बर्बाद कर दिया। आज कौन पर, अगर कोई चाहे कि मैं इस देश के अंदर हालात देखते हुए मैं ठीक हूं, कौन दे ठीक है भाई? जवान परेशान, किसान परेशान, नौजवान परेशान, देश के नागरिक परेशान। आज हालात इतनी है, जीडीपी हमारी कहां पहुंच गई आप देख रहे हैं, और ये अपनी तो मैं घूम रहे हैं। पूरे देश का नाश कर दिया। सारे हमारे सरकारी डिपार्टमेंट इन्होंने बेच दिए। ये तो सिर्फ 2 लोगों के लिए काम कर रहे हैं, 2 बिजनेसमैनों काम कर रहे हैं, पता नहीं देश पूरा उनके हाथ में दे दिया इन लोगों ने। तो भाई ये सब चलने वाला नहीं है। विपक्ष को एक होना पड़ेगा। यहाँ पर सभी एक होकर अगर आवाज जब तक नहीं उठाएंगे, देश खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, जो आज हालात है हमारे। मतलब आप कुछ कहना चाहते हैं भाई साहब, एडवोकेट जी?
सर मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे हमारे आदरणीय निसार भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि जब इन्होंने गलतियां की तो हमने उसका जवाब नहीं दिया। मैं आपको बताऊं, ये एक बहुत जबरदस्त प्लानिंग इन पॉलिटिकल पार्टीज ने बना रखी है और जो माइनॉरिटी है उसको कुचलने का काम किया है। अगर आप अच्छी तरीके से देखेंगे, राजनीति का अध्ययन करेंगे, तो सारा शिकार माइनॉरिटी को इस देश में किया जाता है और लोग मेजोरिटी जो होती है वो माइनॉरिटी को क्लिंग करके यहाँ पर सत्ता करने का काम कर रही है। आप देखिए सन 1984 में हमारे सिख भाइयों का हत्याकांड एक तरीके से किया जाता है, हजारों सिख भाई मारे जाते हैं, बहनों का बलात्कार किया जाता है। और ये घटना सन 1984 में होती है जब कांग्रेस सत्ता में होती है। कांग्रेस के स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते हैं कि जब कोई बड़ा पेड़ हिलता है तो जब बड़ा पेड़ गिरता है तो थोड़ी बहुत जमीन हिलती है। सीधा सीधा उदाहरण था कि अगर इंदिरा जी की हत्या हुई है तो हत्या करने वाले सारे सिख भाई थे जिनकी हत्या कर दी गई है और जिनको आज दिन तक न्याय नहीं मिला। आप समझिएगा, कांग्रेस ये काम करके निकल जाती है, फिर भारतीय जनता पार्टी आती है, फिर भारतीय जनता पार्टी गुजरात में काम करके निकल जाती है तो कांग्रेस उस पर कुछ नहीं बोलती और कोई भी रिएक्शन नहीं आता है। जो गुनाहगार है वो जेल नहीं जाते हैं। हम ये बात समाजवादी पार्टी से भी करते हैं। मुजफ्फरनगर 2013 में एक इतना बड़ा कांड होता है जिसमें एक समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है, बदतमीजी की जाती है, जिनको मारा और काटा जाता है, जिन बहनों को मारा जाता है, जिनके रेप किए जाते हैं। आज दिन तक समाजवादी पार्टी में भी उनको जस्टिस नहीं मिल पाया साहब। आप देख लीजिएगा, जो गुनाहगार थे आज वो भी विधायक मंत्री बनकर घूम रहे हैं, 4 सीटें भी लागू नहीं हुई है, जेल जाने की नौबत नहीं आई है उनकी। तो सवाल ये आता है तो मौका वो दे रहे हैं, मौका आप दे रहे हैं, तो यहाँ पर तो पूरी राजनीति माइनॉरिटीज पे हो रही है। चाहे माइनॉरिटी में वो सिख समुदाय हो वो पीड़ित हो जाता है, मुस्लिम समुदाय तो आए दिन पीड़ित होता है। इतना अछूत हो गया मुस्लिम समुदाय कि कोई पार्टी आगे लेके आने का काम नहीं करती। अगर उसका नाम और टैग लग जाएगा तो वो चुनाव हार जाएगा, ये पोजीशन हो गई। रामपुर से ही हमारे भाई निसार साहब है, रामपुर से ही आजम खान, उनका पूरा परिवार जेल में डला हुआ है। समाजवादी पार्टी की स्थिति है कि माइनॉरिटी लीडर होने के नाते अखिलेश यादव जी उसका सवाल नहीं उठा सकते। एक मीडिया पर्सन ने ये सवाल अखिलेश जी से पूछा तो उन्होंने उसको बायकॉट कर दिया, क्वेश्चन का जवाब ही नहीं दिया। तो अब आप वोट लेना तो चाहते हैं, सिखों को दबाना तो चाहते हैं, सिख का वोट लेना चाहते हैं, मुस्लिम को दबा के डरा के उसका वोट लेना चाहते, लेकिन आप किसी का अधिकार देना नहीं चाहोगे और जस्टिस नहीं देना चाहोगे तो साहब असमानता होगी। और ये असमानता शुरू से होती आई है, आज से नहीं होती आई है, स्टार्टिंग से होती चली आ रही है। अब आदत बन गई है इस मेजोरिटी की कुछ पॉलिटिकल पार्टी के मालिकों को कि वो इस रंग को खड़ा कर देते हैं और सत्ता में आ जाते हैं। 2013 में जब मुजफ्फरनगर कांड हुआ, आप उसका सही जवाब नहीं दे पाए, आपने लोगों को टेंट में रखा, आपने बच्चों को टेंट में रखा सर्दी में, उसी का फायदा उठा के भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता पर काबिज हो गई। आपने एक सवाल और किया मेघराज जी कि हम वादा करते हैं काम नहीं करते, वादा लीडर करते हैं काम नहीं करते। मैं ये कहना चाहूंगा माननीय मुलायम सिंह यादव जी से, जब उन्होंने चुनाव लड़ा था और अपने बच्चे को चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ था, तब उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को 18% आरक्षण देंगे। मुसलमान बैकवर्ड कंडीशंस में है, मुसलमान के हालात बहुत खराब है। यहाँ सच्चर कमेटी कहती है कांग्रेस की कि मुसलमानों के हालात इतने खराब है कि दलितों से ज्यादा स्थिति खराब हो गई है। ये बकवास की जाती है, पॉलिटिकल बेनिफिट लेते हो आप लोग, आके बड़े बड़े चैनलों पे अपने भाषण दे जाते हो, आप कह जाते हो कि आप पॉलिटिकल बेनिफिट इनको दोगे, इस कास्ट जाति को दोगे। आज इन तक उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि बेगुनाह मुसलमानों के केस वापस लिए जाएंगे, आपने लेने का काम किया। आप जो भाषा बोलते हो चुनाव के समय, उस पर क्यों यकीन किया जाए, क्योंकि आपकी भाषा में आपके पास यू टर्न दूसरे दिन मौजूद होता है। माननीय मुलायम सिंह जी कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर, मेरी ख्वाहिश है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बने। क्या आप मजाक बना रखा है आपने? आप कौन है? आप किसकी पॉलिटिक्स करते हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप 2013 का जवाब नहीं दे पाए, आप 18% रिजर्वेशन नहीं दे पाए, आप मजलूम और गरीबों को जो बेगुनाह लोग जेलों में डले थे आपके पीरियड में, आप उनको नहीं निकाल पाए। आप सत्ता का और आप कहते हो कि अगर हम मुसलमानों की बात को उठाएंगे तो बीजेपी सत्ता में जाएगी। जी मोहम्मद निसार जी, आप समाजवादी पार्टी से जितने आरोप लगाए हैं इसके बारे में बताएं, क्या मैं वकील साहब की सारी बातों का एक एक करके जवाब दूंगा। हाँ जी। अभी आपने कहा कि 2013 में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, पूरे देश ने देखा। उस टाइम पे मुजफ्फरनगर के प्रभारी मंत्री थे माननीय आजम खान साहब। उन्होंने कार्रवाई करते हुए जिन लोगों ने दंगा कराया, उसमें एक विधायक बीजेपी की संगीत संजीव बालियान और एक सांसद
इस टाइम मर चुके हैं। संगीत सोम को हम लोगों ने जेल भिजवाया और बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई कि वो जेल नहीं जाए। ये जानते हैं वकील साहब भी, हमने संगीत सोम को जेल भिजवाया, संजीव बालियान पे कार्रवाई की और जेल भिजवाने के बाद में बीजेपी सड़कों पे उतरी कि उनके लीडर थे जिन्होंने मुसलमानों को कत्लेआम कराया, उनको हमने जेल भेज दिया। उसकी सजा आज माननीय आजम खान साहब भुगत रहे हैं, पूरा परिवार जेल में है और लगभग 85 केस लगाए गए हैं जो मुर्गी चोरी से लेके बकरी चोरी तक के हैं। आप सब जान रहे हैं, पूरा देश जान रहा है। वो सिर्फ उस बात का ही बदला है जो मुजफ्फरनगर कांड में आजम खान साहब ने कार्रवाई की थी। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि हम 18% मुसलमानों को आरक्षण देंगे। आरक्षण हमने दिया, ये आप बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो हमने अपनी पूरी फाइल कंप्लीट बनाकर 18% आरक्षण के लिए केंद्र को भेजा और केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने उसके लिए रिजेक्ट कर दिया। वो आज भी पेंडिंग में फाइल वहां पड़ी हुई है। इसके पूरे साथ अगर आप चाहें तो प्रमाण आपको मिल सकते हैं, क्योंकि हमारी नियत है, क्योंकि समाजवादी पार्टी सभी लोगों की पार्टी है लेकिन पूरी तरह से मुसलमान समाजवादी पार्टी को मैक्सिमम उत्तर प्रदेश का सपोर्ट करता है। तो इसलिए मुसलमानों के हक की लड़ाई समाजवादी ने 1992 से लेकर अब तक लड़ी और लड़ती रहेगी। अब आती है बात, पार्टी कोई भी हो, अगर आप हक के खिलाफ जाते हैं तो मैं उस चीज के पूरी तरह से खिलाफ हूं। और रही आजम खान साहब की बात, माननीय अखिलेश यादव जी 2-2 बार मिलने गए और पूरी तरह से क्या सपोर्ट कर रहे हैं ये चैनल पे बैठ के हम नहीं बता सकते, हम अपना पूरा काम कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी की मंशा, खास करके योगी की मंशा है कि वो चाहते हैं आजम खान साहब को लगातार जेल में डाल के रखें, क्योंकि वो मुस्लिमों के लीडर थे और उनका प्रभाव अच्छा था, क्योंकि 5 सीटों पे 3 सीटें इनके प्रभाव से आई थी हमारी जो अभी लोकसभा चुनाव हुआ था, रामपुर, मुरादाबाद और संभल। और बीएसपी के साथ गठबंधन था तो वो भी सीटें जो आई हैं, नगीना की हो चाहे अमरोहा की हो, वो भी उनके प्रभाव से इधर आई। तो योगी चाहते हैं कि इनको जेल में रखा जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। मैक्सिमम केसों में उनकी जमानत हो चुकी है और अल्लाह और ईश्वर और वाहेगुरु ने अगर चाहा तो जनवरी के अंत तक बाहर आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए राजनीति किस मोड़ पे जा रही है वो बात अलग है, लेकिन हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे, खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि हमारी पार्टी अभी उत्तर प्रदेश के अंदर मेन विपक्षी पार्टी है। अब लड़ाई भी लड़ रहे हैं, सड़कों पर भी हैं हमारे लोग, जेलों में भी अभी 150 लोग इन्होंने लखनऊ से जेल में भेज दिए और मेरे ख्याल से 150 नहीं, कम से कम हजारों लोग समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जेलों में हैं। और योगी ने ऐसी ऐसी धाराएं लगाई हैं कि जैसे वो कोई क्रिमिनल है, अगर कोई हक की आवाज उठाने के लिए सड़कों पर उतरता है तो उनको जेल भेज रहे हैं। ये तो भाई इनकी मानसिकता के ऊपर है। तो मैं कहना यही चाहूंगा कि विपक्ष के लिए मजबूत होना चाहिए, जब तक मजबूत नहीं होगा, जब तक वो अपनी आवाज बुलंदी के साथ नहीं उठा पाएंगे इनके सामने। जी, तो इसमें मैं जब अब अखिलेश यादव जी की बात कर रहे हैं, जैसे अखिलेश यादव के जिस वक्त मुख्यमंत्री बने थे, बनने के बाद में वापस गए, तो ये योगी बाद में आया गुंडा के नंबर का। इसमें उस वक्त इन्होंने अखिलेश के निकलते ही बाहर इन्होंने उसकी गाय के मूत्र से उसको संसद को जहाँ पर बैठे उसको ऐसा हमने सुना था। नहीं, जो निवास था कालीदास रोड पे, मुख्यमंत्री निवास था, इन्होंने उसको धुलवाया, गंगा जल और गाय के मूत्र से धुलवाया। अबे भाई, किसी के बाप का निवास तो वो है नहीं, वो सरकार ही है, तुम उसको क्या धुला रहे हो? वहां तो लोग आते हैं जाते हैं, कितना धुलाओगे? ये सब चीज इन्होंने फैला दी पूरे प्रदेश के अंदर, क्या पूरे देश के अंदर फैला दी। गाय के नाम पे लोगों को मरवा रहे हैं। आजकल नया कानून आ गया, लव जिहाद। अबे भाई, ये आजाद देश है, ये किसी के बाप का नहीं है। यहाँ पर कौन किसके साथ रिश्ते निभाएगा, कौन किसके साथ शादी करेगा, तुमसे पूछ के करेगा क्या वो है? ये तो कानून में राइट दिया गया है। वकील साहब जानते हैं इस बात के लिए। अब तुम नए नए कानून बना के लेकर आ रहे हो कि लव जिहाद के नाम पे मुसलमानों को इनको प्रताड़ित किया जा रहा है पूरी तरह से। अबे तुम कौन होते हो तब रोकने वाले? भाई जिसका जिसके साथ दिल चाहे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, तो जहां जिसका दिल है वहां शादी करेगा, आजाद है वो। तुम लव जिहाद बना के उसके नाम पर मुरादाबाद के अंदर, आपको बता दूं मैं मेघराज जी, अब से 8 महीने पहले एक लड़की ने शादी की। 8 महीने पहले शादी की, कानून इन्होंने अभी 1 महीना भी नहीं हो पाया है, इन्होंने इस कानून के तहत उस लड़के को, उसके भाई को जेल में भेजा और लड़की को नारी निकेतन में भेजा।
और लड़की प्रेग्नेंट थी। वो केस है, अभी हमारे जेएनयू के काफी लोग वहां पर गए हैं, उन्होंने जेल में भेजा। लड़की ने कोर्ट में जाके बोला कि मैंने शादी अपनी मर्जी से की और अपनी मर्जी से की शादी में प्रेग्नेंट हूं, और इन्होंने मुझे नारी निकेतन में रखा हुआ है, इन्होंने ऐसा खाना दिया है, दवाई उस लड़की के लिए मिसकैरेज करा दिया। आज वो लड़की जब कोर्ट में गई तो पूरी सरकार इनकी घुटनों के बल गिर गई। कोर्ट ने कहा भाई तुम कौन होते हो, तुम्हारी कानून 15 दिन पहले आपने बनाया लव जिहाद, और इस लड़की ने शादी की है 6 महीने पहले, आपने कैसे इसके परिवार वालों को अरेस्ट कर दिया, इसके हस्बैंड को कैसे अरेस्ट किया? सिर्फ इतना था कि वो हिंदू और मुस्लिम थे, इसलिए उन दोनों भाइयों के लिए इसने जेल भेज दिया। तो ये लोगों की मानसिकता ऐसी है, चाहते हैं कि पूरी तरह से यहाँ के मुसलमानों को, देश के मुसलमानों को, प्रदेश के मुसलमानों को ये लोग दबाएं और ऐसा आतंक और दहशत फैला दें। अभी देख रहे हैं इन्होंने एनकाउंटर, कितने भोले भाले बच्चों का एनकाउंटर इन्होंने करा दिया। वकील साहब जान रहे होंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर रहते हैं। इन्होंने क्रिमिनल के नाम पे किसी पे केस नहीं, उठा उठा के एनकाउंटर करा दिए लोगों के। तो भाई ये पूरी तरह से गुंडागिर्दी पे उतर के आ गए हैं, और इतनी गुंडागिर्दी पे उतर के आ गए, हम लोग अगर इनके खिलाफ रोडों पे उतरते हैं तो ऐसी ऐसी धाराओं में लोग अंदर भेजते हैं जो कि इसका राइट नहीं है इनके पास में। उसके बाद हजारों की तादाद में हमारे साथियों के लिए इन्होंने जेल में डाला हूं। मैं भी अभी आया हूं, मेरे को 5 घंटे बिठाल कर रखा इन लोगों ने। मैं किसानों का आंदोलन कर रहा था साहिबाबाद थाने के अंदर, तो ये लोग आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब जनता समझ रही है। इन्होंने अब ऐसी जगह हाथ डाला है, अगर अल्लाह ने चाहा तो इन ऐसे ये भागेंगे जैसे 40-50 साल तक इनका नामो निशान नहीं था। इसी तरह से अब आने वाले टाइम में इनका नामो निशान फिर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने अब देश के अन्नदाताओं के ऊपर हाथ डाला है और वो इनको छोड़ने वाले नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो हम भी उनके साथ में हैं। इनको तो जो जो क्रिमिनल है, बीजेपी के हो या कांग्रेस के या समाजवादी पार्टी के हो ना हो, इनको सबूत जेल में डालेंगे। जब सत्याग्रह आज हम कायम करेंगे तो 5-4 साल के बाद में यहाँ से ऐसा सिस्टम लागू करेंगे, जो भी घूम रहे हैं बाहर, जो भी विदेश में भागे पैसे ले गए, कहीं भी किसी भी देश में छुप जाए जाकर, कहीं भी इस धरती के ऊपर ही होगा, कहीं ना कहीं चांद पर रहने देने चलेगा, जाने रहा हो, उसको लाएंगे वापस, पैसे भी लाएंगे वापस, जेल में डालेंगे। जितने भी गुंडागिर्दी कर रहे हैं इनको सबको जेल में डालेंगे। जी वकील साहब, मेरी रिक्वेस्ट आपसे, जैसे आप बोल रहे हैं धमाकेदार, तो आप अपने जैसे वकीलों को 500 वकीलों की टीम तैयार कीजिए। जहां पर भी कोई गलत तरीके से कोई भी इंस्पेक्टर या आईएएस है, जो डीएसपी वगैरह जो है, अगर ये गलत कार्रवाई करते हैं उनके ऊपर केस करना चाहिए। तो कानून कहता है अगर कोई किसी के ऊपर गलत तरीके से केस करता है तो उसके जो करने वाले उसके ऊपर भी केस कर सकते हैं। तो आप इस पे क्या कर सकते हैं? 500 वकीलों की टीम तैयार करेंगे आप, या अगर नहीं करेंगे इस बताएं। अभी इसमें मैं एक बात कहूंगा वकील साहब, थोड़ा सर हमारी टीम तैयार है और बराबर। जी वकील साहब, अभी एक बहुत अच्छा काम हुआ। बताएं हमारे वकील भाइयों ने अभी बहुत बड़ा एक धरना प्रदर्शन लखनऊ में किया। उनके साथियों को इन लोगों ने, अभी उन्होंने आवाज उठाई, उन लोगों ने उनके साथियों को योगी की पुलिस ने अंदर कर दिया। कम से कम सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं, वकील भाई खास करके हमारे, सब के सब रोड पे उतर गए और इन लोगों के लिए मानना पड़ा और उनको बहुत जल्दी छोड़ना पड़ा। तो अभी मेघराज जी ने बात कही, आप अपनी बात कंटिन्यू रखिए, मैंने बीच में जवाब दिया। जी असल में मेघराज भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वकील एक बहुत बड़ी ताकत होता है, क्योंकि उसे संवैधानिक और कानूनी जानकारी का अभाव नहीं होता। दूसरी बात, इस पर हमारा ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू काम कर रहा है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक एमआईएम पार्टी के अंतर्गत चलता है, हमारी एक विचारधारा चलती है। असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो भी एक बेहतरीन वरिष्ठ लॉयर है, और आप उनकी हमेशा डिबेट सुनते होंगे तो वो हमेशा संविधान के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत की बात करते हैं। और यही काम हम लोगों ने सर किया हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। जिस स्टेट पे मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूं एमआईएम पार्टी का, असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने मुझे इस लायक समझा और वहां पर हमको स्थान दिया। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब ने पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन, लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन, एक विंग्स डेवलप की है, जिसमें हर जिले से काफी लोग बड़ी तादाद में उसके मेंबर बने हुए हैं और बनते जा रहे हैं। किन्हीं जिलों में अभी ऑर्गेनाइजेशन तैयार नहीं है, तो उनमें बराबर तैयारी की जा रही है। हम आगे चलकर यही काम करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग एक वो जमात है जिसका नाम वकील है, वो कभी इलीगल बात से नहीं डरता, चाहे फिर वो डीएसपी हो, चाहे एसपी हो, चाहे एसएसआई हो, कोई हो। अगर गलत काम करता है तो हम लोग उसको कोर्ट में खींच लेते हैं और जवाब मांग लेते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन हमारा काम कर रहा है। मैंने एक बहुत अच्छा काम किया था सर, मैं बता दूं
जी काफी लोगों के हौसले जो बढ़े हुए थे वो काफी डाउन हुए। हमारी पार्टी ने एक मिशन बनाया हुआ था, मिशन ये बनाया हुआ था कि कुछ लोग जो अराजक तत्व हैं वो धार्मिक उन्माद को फैलाने के लिए फेसबुक पर गलत गलत किसी धर्म, किसी जाति, किसी समुदाय के खिलाफ अक्सर लिखा करते थे। ये माहौल उत्तर प्रदेश में बड़ी चरम सीमा पे चल रहा था कि उन्होंने किसी धर्म के बारे में लिख दिया। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने एक बहुत अच्छा काम किया कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेघराज साहब ने, एक उदाहरण के लिए मैं ये बात रख रहा हूं कि मेघराज साहब ने कोई गलत धार्मिक पोस्ट की जो गलत किसी धर्म को नीचा दिखाने के लिए है, तो हम लोगों का एक ग्रुप ये अभी भी काम करता है जिसको हम लोगों ने पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश और हर आपकी आवाज बंद हो गई। फेसबुक और सोशल मीडिया पर डालकर गलत तरीके से लोगों का धार्मिक ठेस डालने लगे, तो उसकी जो क्या नाम स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है, स्क्रीन फोटो होती है मोबाइल पे किसी पोस्ट की, तो हम लोग उसको ले लेते हैं। लेने के बाद हम अपने ग्रुप पे डाल देते हैं, तो हमारे जितने जिलों में हमारे संगठन काम कर रहा है अधिवक्ता संघ का, वह सब जगह भेज देते हैं। मान लीजिए मेघराज साहब ने किसी पोस्ट को डाला और वो गलत पोस्ट है, हमको लगा कि इसमें कानूनी कार्रवाई 153 का मुकदमा होना चाहिए और भी सेक्शन जो भी उसमें भर रहे हैं वो होना चाहिए इनके खिलाफ, तो हम 75 जिलों में 75 डिस्ट्रिक्ट इन यूपी सर, या कुछ कम उन जिलों से मेघराज साहब के खिलाफ मुकदमा दायर होगा। अगर पुलिस नहीं लिखेगी तो हम लोग अंडर सेक्शन 156(3) सीआरपीसी में प्रोविजन है, कोर्ट चले जाएंगे। तो जब हम लोग हर एक जिले से मेघराज साहब के खिलाफ में 40 जिलों में मुकदमा दर्ज करेंगे, परिवाद दाखिल करेंगे, तो मुकदमा लड़ने की हैसियत नहीं रह जाएगी आदमी की 40 जिलों में जाकर तारीख करने की। तो उसका जो पॉलिटिकल नशा है, जो बदतमीजी का नशा है, जो अपमानित करने का नशा है, वो खत्म कर दिया जाता है। तो आप देखिए काफी घटनाएं उत्तर प्रदेश में रुक गई हैं। कई एफआईआर मैंने दर्ज कराई है, मैंने खुद सर जाकर, जो हमारे शहर, हमारे बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड का से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे लोग बदतमीजी करते थे, एफआईआर दर्ज कराई जाके अंडर सेक्शन 56 ने मुकदमा डाला। तो अब ये घटनाएं काफी हद तक दब गई। रीजन ये है कि आप बोलेंगे नहीं तो लोग आपके सर पर चढ़ के डांस करेंगे, आप उनको वो ज्यादा करेंगे। आपके पास कानून है, आपके पास संविधान है, आपको अधिकार दिए हैं, जो सबको अधिकार है वो आपको अधिकार है, तो आप उनका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो मैं ये कर रहा हूं और मेरा ऑर्गेनाइजेशन कर रहा हूं, और बड़ी तादाद में हमारे पास लॉयर मौजूद है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर साहब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी से कि इसको और भी ज्यादा बेहतरीन करेंगे। दूसरी बात है, आप लोगों की इतनी दहशत होनी चाहिए पुलिस के अंदर, जितने डाकू से डरते हैं ना लोग, दूर बैठे डरते भाई ये डाकू आ जाएगा तो चुप कर जाए बच्चों को, है ना भाई, ऐसे ये पुलिस वाले ऐसे मतलब हालात पैदा हो, भाई पुलिस वाले आ जाएंगे चुप कर जाओ, ऐसे मतलब डर नहीं लग रहे। तो मैं चाहता हूँ ऐसा संगठन बनाए ये। तो इसमें जो आपने जो बात रखी है, मैं उम्मीद ये भी करता हूँ आपसे कि जो IT सेल वाले बैठे हैं दिल्ली के अंदर 40-50 हजार जो बैठे हैं, ये पूरे दिन झूठ ही फैलाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें, उनको देखे कहाँ से आते हैं, उनकी भी इंक्वायरी करके उनको अंदर जेल में डालें, ताकि ये जो है झूठ फैलाने से बंद बच जाए। तो यार टाइम हमारा समाप्ति की तरफ जा रहा है, तो लास्ट सवाल करूंगा मैं मोहम्मद निसार खान जी से। अभी तक तो हमने कमियां गिनी है बहुत सारी, तो कमियां गिन के लेकिन सुधार की तरफ भी आ जाते हैं। तो निसार खान जी, जैसे देखते हैं हम कि सुधार अगर राजनीतिक लोग सुधर जाएं तो मेरे ख्याल से तकरीबन 95% लोग सुधर सकते हैं। मुझे लगा कमियां खत्म हो सकती है। तो ये सुधार कैसे कर सकते हैं अपना सुधार, और ये जो राजनीतिक लोग अगर मतलब मेरे ख्याल से ये सच्चे और ईमानदार हो जाएं तो मेरे ख्याल से फिर देश में किसी भी चीज की कमी नहीं आएगी। तो कैसे सुधार कर सकते हैं निसार खान जी राजनीतिक लोग? जी देखिए, सुधार का सबसे बढ़िया एक तरीका ये है, कोई भी पार्टी हो, आप जिसके लिए मैदान में उतार रहे हैं, चुनावी मैदान में जिनको उतार रहे हैं, तो उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले चेक करना चाहिए जी। उसके बाद आपके लिए पब्लिकली भी पूछना चाहिए इस आदमी की विचारधारा क्या है। ये टिकट हमसे मांग रहा है, समाज की सेवा करने को मांगता है या अपना भला करने के लिए मांगता है? तो ये सबसे पहले ये काम करना चाहिए। दूसरी बात, अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड हो जो जनता के हित में नहीं रहा हो, तो उसके लिए बिल्कुल नहीं देना चाहिए। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो मेरी अपनी पार्टी हो, चाहे किसी पार्टी के लोग हों, उनको टिकट बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जो लोग क्रिमिनल स्वभाव के लोग हों, जो लोग समाज के ऐसे लोग जो समाज की सेवा के लिए पार्टी में आए हैं और वो टिकट लेके समाज की सेवा के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, और चुनाव लड़के वो पार्लियामेंट और विधानसभा में जाके अपने समाज की आवाज उठाना चाहते हैं, उन लोगों को टिकट देना चाहिए। अच्छे लोगों को टिकट देकर
लोगों की सेवा करने के लिए सरकार में भेजना चाहिए। ये मेरी सोच है। ये सोच होना हर पार्टी की चाहिए। जब तक ये सोच नहीं होगी, जब तक किसी भी पार्टियों में सुधार नहीं होगा, करप्शन बढ़ता रहेगा। जिस तरह से हमारा देश एक एक ऐसी बर्बादी कगार पे जा रहा है, इससे और भी ज्यादा चला जाए। जी, जी, जी। एडवोकेट मतलूब जी, आप बताएं इसके बारे में कि ये सुधार कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बिगड़े हुए तो बहुत सारे, बिगाड़ने को तो पीछे बहुत सारे पड़े हैं सारे सारे। मेरे पास बहुत प्यारा जवाब है। इस देश में आपकी आवाज बंद हो गई भाई साहब। असदुद्दीन जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे नेता की जरूरत है। इंटेलिजेंट, पढ़ा लिखा, होशियार, बेबाक बोलने वाला, जिसके ऊपर क्रिमिनल कोई चार्जेस अप्लाई नहीं होते, इस जहनियत के लोगों का आना जरूरी है। जो लोग क्रिमिनलाइजेशन के अंतर्गत भर लिए गए हैं ना, बाहुबली के रूप में, इन लोगों से समाज का भला होने वाला नहीं है। और इन लोगों ने इतने बड़े बड़े हत्याकांड किए हैं जो देश से छिपे नहीं है। आए दिन उन बातों पर डिबेट होती है। तो मेरे पास तो मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है अच्छा होने का, बेहतर होने का। इसको आज पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया मानती है साहब। जी, मैं भी एक बात ऐड करना चाहता हूँ इसमें, सुधारने के लिए क्या है कि जो सच्चाई और ईमानदारी को अगर अपनाएंगे, वो ही इस बात को सुधर सकते हैं। अगर झूठ और बेईमानी इनके अंदर रहेगी तो ये सुधरने का नाम हो नहीं सकता बिल्कुल भी। तो इनकी जो कमजोरियां हैं, कहीं ना कहीं झूठ और बेईमानी के कारण ये जो लोग फंसे हुए लोग हैं, और ये झूठ और बेईमानी के कारण अपना अपना दूसरों की लाइफ तो खराब करते हैं, सबसे पहले अपनी लाइफ खराब करते हैं। अगर आदमी का शरीर, आदमी का जीवन सही होता है तो कोई भी अच्छा जी उसको सबके सब अच्छे लगते हैं। अगर आदमी का खुद का जीवन खराब है, खुद का हालात खराब है, तो उसको कोई भी अच्छा लगता है। मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ, ये पूरी बात है कि जो सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चलते हैं वो महान बन जाते हैं, और झूठ और बेईमानी के रास्ते पे चलते हैं वो शैतान और हैवान बन जाते हैं। तो ये शैतान और हैवान आप सभी के सामने है, जो 90% तो शैतान और हैवान ही है इसमें। तो निसार जी, लास्ट में कुछ संदेश देना दे सकते हैं आप? जी जी, बात सही है आपकी। सच्चाई तो ये है कि सेवा भाव के लिए लोगों को राजनीति में जाना चाहिए, और खुद भी अपने आप को इत्मीनान रहता है अगर आप सही काम कर रहे हैं। बात आपकी सही है, और ये बहुत जल्दी ऐसा होगा, यहाँ की जनता, हमारे देश की जनता शैतानों को बाहर करेगी और अच्छे लोगों के लिए दुआ करेगा इंशाल्लाह। जी, कोई लास्ट में संदेश देना चाह रहे हैं एडवोकेट मतलूब जी? जी जी सर, बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसा कि पॉलिटिकल का क्रिमिनल, आपकी आवाज बंद हो रही है। और क्या हुआ है कि आज अभी निशार भाई ने भी कहा है, और मैं ही बोलूंगा, हमारे किसान भाई बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं और कई किसान भाई खत्म इस दुनिया से भी जा चुके हैं इस संघर्ष में। आप देखिए, मैं कल अखबार पढ़ रहा था तो दैनिक जागरण अखबार में अडानी साहब ने एक बहुत बड़ा विज्ञापन निकाला जिसमें कहा है कि लोग गुमराह कर रहे हैं। अब सोचिएगा, ये उद्योगपति सरकार के साथ जुड़ चुके हैं, ये उद्योगपति अब विज्ञापन निकाल रहे हैं सरकार के पक्ष में। तो समझिएगा कि क्या उद्योगीकरण हुआ है। ये उद्योगीकरण हुआ है, ये एक तरीके से गरीब जनता को, आवाम के लिए पॉलिटिक्स की जाती है। आप उनकी समस्याओं को निजात दिलाने का काम करेंगे, ना कि आप उद्योगीकरण ऐसा चालू कर देंगे देश के अंदर कि देश में असल राज जो है ना वो आज उद्योगपति कर रहे हैं। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम तो चौकीदार हैं, यकीनन वो चौकीदार रह गए, मालिक तो अडानी और अंबानी देश के हो गए आज की स्थिति में। हमारा जितने उन्होंने बोला ना, सबके सब उल्टा काम किया। उन्होंने अगर कहा था कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, उन्होंने कहा था कि सबका तो साथ है रहेगा, लेकिन विकास यहाँ पर शैतानों का होगा, विकास जो है बर्बादी होगी। तो मैं ये लोग नहीं समझ पाए असल में। एक बात और बोलूंगा कि आप जरा गौर फरमाएं, इस देश के अंदर सर अगर सेना की बात की जाए तो गुजरातियों का प्रतिशत 0 रहेगा। बेईमानी का बात की जाए तो गुजरातियों का प्रतिशत 0 रहेगा। अगर राजनीतिक क्रिमिनलाइजेशन की बात की जाए तो गुजरातियों का स्तर बहुत ऊपर रहेगा। आज जो व्यवसायीकरण हो रहा है, जो जितने भी उद्योगपति डेवलप हो रहे हैं, वो सब गुजराती हो रहे हैं। बड़े बड़े पदों पर गुजरात डाल दिया गया, बड़ी बड़ी जगहों पर गुजरात मौजूद है। अडानी अंबानी भी गुजरात से आते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी भी गुजरात से आते हैं। तो आप देखिएगा, जो सबका साथ सबका विकास की बात की गई वो तो सरासर झूठा हुआ। गुजरातियों का साथ गुजरातियों का विकास हो गया, पूरा देश बेकार हो गया इस समय साहब।
इन्होंने झूठ फैलाया गुजरात में। जब जिस गुजरात के अंदर रहते हैं, जिस गुजरात का खाया, जिस गुजरात का पिया, उसको बदनाम कर दिया, उसका विकास भी नहीं किया और विकास के नाम पर वोट खरीदा। तो इसमें बड़े गुजरात बड़े, मॉडल, हाँ, बड़े बड़े यहाँ पर लोग आए हैं, निकल गए हैं, ये भी निकल जाएंगे। जैसे सिकंदर आया या हिटलर आया तो ये भी निकल गए। ये मोदी है, शाह है, मोहन भागवत जो सबसे बड़ा शैतान है, ये भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर तो सिर्फ सच्चे लोग ही हैं जो रह जाएंगे, जिनकी यादगिरी रह जाती है। मैं तो जानता हूँ जो सच्चाई के मार्ग पे चलते हैं उनके नाम जो है ना सदा के लिए अमर हो जाते हैं, और जो झूठ और बेईमानी के मार्ग पे चलते हैं उनके सिर्फ शमशान घाट और कब्रिस्तान तक सीमित रह जाते हैं। तो आप दोनों भाइयों को धन्यवाद जुड़ने के लिए, और जवाब दिया इसके लिए शुक्रिया। और उम्मीद करता बहुत है बहुत शुक्रिया। ईमानदारी है, सत्य के रास्ते पे चल करके खुद का जीवन भी सही करेंगे और दूसरों का भी ठीक करेंगे। तो थैंक यू सबका। वाहिगुरु जी का खालसा, अस्सलाम वालेकुम, जय जवान। वालेकुम अस्सलाम। तो साथियों, आप सभी ने देखा कि हमारे साथ में एक तो हमारे साथ में जो आजमगढ़ थे वो नहीं जुड़ पाए, लेकिन मोहम्मद निसार खान जी और मोहम्मद निसार खान जी जुड़े थे, और एडवोकेट मतलूब चंदेल जी हैं, ये जुड़े थे हमारे साथ में। तो काफ़ी अच्छी बातें कही इन्होंने और काफ़ी खुल के बातें हुई हैं। हमने राजनीति के जो बातें करी हैं आप सभी के सामने रखी हैं, लेकिन जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइजेशन किया लोगों ने, जो हमारे भाई दोस्त हैं राजा खान जी, जो फिल्मी एक्टर हैं, उन्होंने काम किया, वो हमारे साथी हैं, वो तो हमारा हर तरफ से साथ देते हैं। और मोहम्मद जो है मुबारक खान जी ने हमें इसमें साथ दिया है। तो दोनों भाइयों का धन्यवाद स्पेशल। और उम्मीद करते हैं ये जो लोग हैं सच्चाई के मार्ग पर चल करके। तो मैं एक शायरी सुनाना चाहता हूँ लास्ट में, जो नेताओं के ऊपर। हम तो जो शायरी बोलते हैं कि हम सच्चा इंसान उसी को मानते हैं जो सच बोलना जानता है। हम जिंदा इंसान उसी को मानते हैं जो सच बोलना जानता है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं, हम सच्चा नेता उसी को मानते हैं जो गरीबों और मजलूमों के साथ वफादारी करता है, वरना झूठा बेईमान गद्दार इंसान तो गद्दारी आम लोगों के साथ में गद्दारी करता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गद्दारी करते हैं लोगों के साथ में। तो उम्मीद करते हैं कि जो वफादार हैं, जो सही है आदमी है, वो अपने तरीके से सही काम करेंगे। और जो झूठे हैं बेईमान लोग हैं वो तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों तड़प तड़प मर जाएंगे। तो हम उठाते रहेंगे सभी की आवाज़, गरीबों की मजलूमों की आवाज़। तो जुड़े रहे आवाज़ सोमन के साथ में। ये आपका अपना टीम लाइक कर पेज पर। थैंक यू सबका। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर।